हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो साइंस के प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक अच्छे से देखते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। जी हाँ दोस्तों, जो आधुनिक टेलीफोन है वह किसका उपयोग करता है? तो देखिए, अगर हम बात करें आधुनिक टेलीफोन की तो यह जो है कि रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। जी हाँ दोस्तों, यह रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि घड़ी में समय नापा जाता है। तो घड़ी में जो समय नापा जाता है तो वह किस में नापा जाता है? तो वह आपका नापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। जी हाँ दोस्तों, घड़ी से जो समय नापा जाता है वह क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा नापा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि शीशे का उपयोग किया जाता है। तो शीशे का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए, शीशे का जो उपयोग है यह प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संचरण हेतु शीशे का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, क्योंकि शीशा एक धातु होता है जो नीले भूरे रंग की होती है और लेड की धात्विक चमक होती है। अतः आवर्त सारणी में इसका जो परमाणु क्रमांक वह कितना है? वह 82 है इसका परमाणु क्रमांक। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण है। तो देखिए, विद्युत संचरण के लिए जो उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है उसका क्या कारण है? तो देखिए, इसका कारण है कि ऊष्मा की हानि कम। जी हाँ दोस्तों, ऊष्मा की हानि उससे जो है कि कम होती है। तो यही कारण है कि जो है कि हम विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि उपग्रह का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है, जिसको कि सैटेलाइट बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि सैटेलाइट छोड़ा जाता है आकाश में, तो किस लिए छोड़ा जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें सैटेलाइट की तो वह जो है कि प्रकाश संचरण के लिए भी, संचार प्रसारण के लिए किया जाता है, जो कि टेलीविज़न जिससे आपका चलता है, रेडियो के लिए किया जाता है। और जो है कि यहाँ पर इसलिए जो है कि एक से ज़्यादा विकल्प आपके सही हो जा रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। तो चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि एक जिप्टो बराबर है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि एक जिप्टो बराबर कितना होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें एक जिप्टो बराबर वो 10⁻21 होता है। जी हाँ दोस्तों, कितना होता है? 10⁻21 एक जिप्टो बराबर होता है। तो यह सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह घात थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। इतना है 10⁻21 जो है वह होता है एक जिप्टो बराबर। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी की समयावधि होती है। तो देखिए कि पेंडुलम जो घड़ी है उसकी समयावधि कितनी होती है? तो पेंडुलम घड़ी की जो समयावधि होती है यह आपका 2 सेकंड होती है। जी हाँ दोस्तों, कितना होती है? 2 सेकंड इसका होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर बैरोमीटर है, बैरोमीटर में अचानक वृद्धि इंगित हो रहा है तो क्या हो सकता है? तो वह जो है वह आपका हो सकता है अत्यंत शुष्क मौसम। जी हाँ दोस्तों, अगर बैरोमीटर में अचानक से जो है कि उसमें वृद्धि हो जाती है तो उसमें जो है कि अत्यंत शुष्क मौसम की ओर जो है कि संकेत करता है। लेकिन अगर बैरोमीटर में अचानक से गिरावट आ जाती है
तो आंधी तूफान की ओर संकेत करता है। तो इसको आप याद रखिएगा। मौसम विभाग जो है इसी के आधार पर भविष्यवाणी करता है कि अगले कुछ घंटों में जो है कि बारिश होने की संभावना है या जो है कि आंधी तूफान आने की संभावना है। अगला है कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का संरक्षित करने में मदद करता है जलीय जीवन को। तो यह पूछा गया है कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का जो है कि यहाँ पर आपका डैश है, यहाँ पर आपको भरना है, जगह नहीं छोड़ा गया है, यहाँ पर आपको भरना है, वैसे स्पेस है, का संचरित करने में मदद करता है। तो किसके जलीय जीवन को संचरित करने में मदद करता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? विस्तार करने में मदद करता है। यह थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर है कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो विस्तार जो है वह जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। फिलहाल चलिए इस प्रश्न को काट देते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो देखिए अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस की, तो ग्रीन हाउस गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आती है, उसके अलावा आपका ओजोन आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपका आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मीथेन भी आपका आ जाता है वहाँ पर। तो इसलिए एक से अधिक वाला विकल्प सही हो जाएगा। ई वाला ऑप्शन आप मार सकते हैं, इनमें से एक से अधिक। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से जो है, यहाँ से आपके केमिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट हो गए। तो चलिए आगे 10 क्वेश्चन हम केमिस्ट्री के देखेंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन हम जो है कि बायोलॉजी के देखेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक तत्व यक्ष की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो यहाँ पर देखिए यह जो ऑप्शन है, यह चारों ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि एक तत्व यक्ष की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वहाँ पर पूछा गया है हाइड्रोजन के साथ अगर जो है कि यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो वह आपका होगा XH4। जी हाँ दोस्तों, 4 हाइड्रोजन से यह बंध बना लेगा तो XH4 यह यौगिक बन जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो देखिए अगर हम बात करें बेंजीन जो रिंग होता है उसमें सिग्मा और पाई बंध की जो संख्या होती है वह 12 और 3 होती है। जी हाँ दोस्तों, उसमें 12 सिग्मा बंध होते हैं और 3 जो है कि पाई बंध होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित पर विचार आपको करना है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। तो क्या यह सही है दोस्तों कि अगर शुद्ध जल है और उसमें जो है कि हम नमक घोल देंगे तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और जो है कि किसका क्वथनांक घट जाएगा, कि जल का हिमांक घट जाएगा? तो यह जो ऑप्शन आपका है यह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला इसमें देखते हैं कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। और यहाँ पर दिया गया है कि अगर जल में मिथाइल अल्कोहल डाल दिया जाए तो जल का क्वथनांक क्या घट जाएगा? तो बिल्कुल घट जाएगा। तो यह सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारी पानी वह पानी होता है। तो भारी पानी कौन सा पानी होता है? तो देखिए भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले ले। जी हाँ दोस्तों, भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है उसका आइसोटोप्स ले ले, तो उसको जो है कि भारी पानी कहते हैं। जैसे H2O आपका होता है तो यह जल का सूत्र है, लेकिन इसको भारी पानी नहीं करेंगे। भारी पानी का सूत्र D2O होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है
कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो पूछा गया है कि किसी परमाणु नाभिक का जो आइसोटोप होता है वह नाभिक है जिसमें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या वही होगी परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी। जी हाँ दोस्तों, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या आपकी वही रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दूध उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है? तो देखिए अगर हम बात करें दूध का तो यह जो आपका उदाहरण है वह कौन सा हो जाएगा? तो यह देखिए कोलॉइड विलयन का भी आपका उदाहरण है और आपका इमल्सन का भी उदाहरण है, तो इसलिए बी और सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इसलिए यहाँ पर ई वाला ऑप्शन आप मार सकते हैं कि इनमें से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन रहेगा वह सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत जो है अंतिम रूप से जो बनता है वह आपका ग्लूकोज बनता है, तो इसको याद रखिएगा ग्लूकोज बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो देखिए बात करें अल्कोहलिक खमीर का आखिरी जो आपका उत्पाद है वह है इथाइल अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? अल्कोहलिक खमीर का जो आखिरी उत्पाद होता है वह इथाइल अल्कोहल होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो ग्लूकोज होता है उसको एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो वह आपका बदला जाता है किसके द्वारा? तो देखिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वह आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज द्वारा जो है कि उसको हम लोग बदल देते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो देखिए अगर हम बात करें शक्कर के किण्वन से क्या बनता है तो वह आपका बनता है एथाइल अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, शक्कर के किण्वन से एथाइल अल्कोहल बनता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यह 10 प्रश्न आपके केमिस्ट्री के हो गए। इसके आगे के 10 प्रश्न चलिए हम बायोलॉजी के देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि यहाँ पर मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो देखिए अगर हम बात करें मनुष्य के जीवन काल में जो 2 बार दांत आपके कितने दांत निकलते हैं, तो यह जो सही आंसर है वह है 20 दांत। जी हाँ दोस्तों, 20 दांत जो हैं वह 2 बार विकसित होते हैं। इसके अलावा जो आपके 12 दांत हैं वह एक ही बार निकलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो देखिए अगर हम बात करें मनुष्य के शरीर खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं वह 28 होती हैं। जी हाँ दोस्तों, 28 हड्डियां होती हैं और मनुष्य के शरीर में अगर पूछे कितनी हड्डियां हैं तो 206 हड्डियां होती है वयस्क मनुष्य के शरीर में, इसको याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर के में पैर की हड्डी, तो पैर की हड्डी के बारे में पूछा जा रहा है कि कैसी होती है, तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है यह आपकी ठोस होती है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठोस होती है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो देखिए 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 206 होती है। जी हाँ दोस्तों, कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं, इसको आप याद रखिएगा। अक्षीय कंकाल 80 होती हैं और उपांगीय कंकाल जो है वह 126 होती हैं। कुल मिलाकर के 206 हड्डियां होती हैं, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है? तो देखिए अगर हम बात करें मनुष्य में अवशेषी अंग का, तो देखिए अवशेषी अंग जो होता है वह आपका सामने वाले चपटिक कृंदक दांत जो है वह अवशेषी अंग है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी करने की उत्तरदायी पदार्थ है।
तो देखिए जैविक सिस्टम में जो है रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को जो है कि तेज करने के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ होता है यह क्या होता है, तो वह आपका एंजाइम होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, जैविक उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम कार्य करता है। तो यह प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह जो है कि बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, इसको तो जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो देखिए विटामिन जो खट्टे फलों में ज़्यादातर पाया जाता है वह आपका पाया जाता है विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी पाया जाता है नींबू में, संतरा में, नारंगी में, तो इन सब में विटामिन सी होता है और यह चर्म को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो इसलिए जो है कि आप इसका सेवन जरूर किया करिए। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए अगर हम बात करें विटामिन सी के रासायनिक नाम का, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दूध किसका घटिया स्रोत है, तो पूछा गया है कि दूध किसका घटिया स्रोत होता है, तो देखिए दूध जो है उसमें आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, तो इसलिए विटामिन सी का घटिया स्रोत है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है इल्यूमिन प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो इल्यूमिन है यह प्राप्त कहाँ से होता है, तो यह प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ों से। जी हाँ दोस्तों, इल्यूमिन डहेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि साइंस के थे और बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में साइंस के पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख जाइएगा, क्योंकि अगर आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी साइंस की वीडियो हमने अपलोड किया है आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से जा करके सभी प्रश्नों को पढ़ जाइए। और अगर आप सभी पार्ट को पढ़ जाते हैं और सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका जो है कि वह बीपीएससी में नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप जो है कि उसको पढ़ जाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके चले जाइए, वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको वीडियो का भी लिंक मिलेगा, साथ ही में कोई पीडीएफ रहेगा तो वह भी मिलेगा, कोई सूचना रहेगी तो वह भी वहाँ पर बताई जाती है। तो इसलिए वहाँ पर फॉलो जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।